प्रस्तावना: क्या इसकी बहुत ज़रूरत है? क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही, तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग एट अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी कि एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवारों से आए थे, जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि दो बार। पहली बार इंजीनियर के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेमेंट लॉ में विशेषता रखने वाली वाशिंगटन डीसी की एक मानी मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इसी तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम तो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारी खुद के लगाए पैसों से ही बढ़ रहे थे। हमारी शादी बहुत सफल रही और हमारे 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 कॉलेज में और तीसरा अभी हाई स्कूल में है। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत पैसा खर्च किया। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से अब ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ाने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं, जो सफल ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे। उसका विरोध किया। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम अच्छे नंबर नहीं लाए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या न जाऊं। उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज में ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो? मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगी। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों के भीतर नहीं गई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोला शुरू किया और भाषण सुनने की अब बारी मेरी थी। समय के साथ चाहिए, अपने चारों तरफ देखिए, सबसे अमीर लोग अपनी इच्छा के कारण इतने अमीर नहीं बने। माइकल जॉर्डन और मैडोना का देखिए, यहाँ तक कि बीच में हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज भी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है। अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच ही है। और उस बेसबॉल पिक्चर के बारे में तो आपने यूँ सुना ही होगा, जो हर साल 40 लाख डॉलर से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों ही काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही है, परंतु हमारी सलाह नहीं बदल दी थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे, और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी। मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान है। अगर मैं उनकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची ही नहीं है। मैं यह जानता हूं कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं यह भी जानता हूं कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना पहले कभी कमाया करते थे।
मैं जानता हूँ कि रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे, और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेज़ी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चे से यह सीधी सी बात नहीं कह सकती कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चे की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहे तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती और यह ज्ञान भी होता कि पैसा किस तरह कमाया जाता है। इस तरह से वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते। उनका इंतज़ार कर रही है एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चे को पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उससे मिलना चाहोगे, उन्होंने कहा। उनका नाम रॉबर्ट कियोस्की है। वे एक व्यवसायी है और निवेशक है तथा वे एक शैक्षणिक उत्पादक का पेमेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोस्की द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूह में विभाजित थे। माइकल सही थे, मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज़ रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज़ रास्ता हमें यह बताता है कि असल ज़िंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी को देखे तो उसमें आपको एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है और माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान, सुरक्षित और नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है, शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है। वह सेना में भर्ती हो जाता है, फिर सरकारी नौकरी लगने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास शौक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर अब तक उसने ख़रीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब वह जमकर ख़रीदारी शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। 2 तनख्वाहें बहुत सुखद लगती है। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नज़र आता है। अब वे घर कार टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं।
बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है और उसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत है महसूस हो जाती है। वे नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा विशेषता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसे कमा सके। हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज ले। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यह नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना होता है। इसके साथ उन्होंने इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इस तरह बहुत सा टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चुक जाती है और वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह के लेकर घर के हिसाब से वो कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपना क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं। उनके बच्चे की उम्र अब 5 या 6 साल हो जाती है। यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों को कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन जुआ दौड़ में फंस कर बिताते हैं। वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं, बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसलिए वे जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है, वह यह है कि आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाएं। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया था। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सीखना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई कि जब हम चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए भी जान लगा रहे थे तो हमें यह ध्यान नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्द ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मज़ा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बातें नहीं की थी। एक लेखापाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और इसकी बारीकियां समझाने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की। उस रोज़ में चूहा दौड़ में सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही नहीं बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा, हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरी टेबल पर एक बैठा था, इसके अलावा एक व्यवसायी था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था। मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे मन में ये सवाल भी उठ रहा था कि असल ज़िंदगी में अपने पैसे धेले के कारोबार को कैसे संभालने होंगे। यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उससे दुगनी उम्र के थे और उन्हें ये बातें समझ में आनी चाहिए थी। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और अपने शिक्षित अमीर वयस्कों को फांसा फेंकते और अपना बाजार फैलाते देखते रही। हालांकि मैं खुश थे कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते थे। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और अपने बैलेंस शीट के आपसी संबंध को समझाने में ही बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदने और बेचने समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि
हर सौदे से उनकी महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा, असल ज़िंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ये दोनों विषय कभी नहीं पढ़े। मैंने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमें मज़ा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल ख़त्म हो गया तो रॉबर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मैं टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था, उसे खेल पसंद नहीं आया था। मुझे यह सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ज़ोर से कहा। मेरे पैसे इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील है जिन्हें यह सब मालूम है। रॉबर्ट का जवाब था, क्या आपने गौर किया कि मैं ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं है, और यही हाल बैंकर्स, वकीलों, स्टॉक ब्रोकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स का भी है। वे बहुत कुछ जानते हैं और प्राइवेट लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें से ज़्यादातर अमीर नहीं होते, क्योंकि हमारे स्कूल हमें यह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं। इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं। परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हो, आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हो, आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हो। जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हो तो वहाँ आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। फिर आप अपनी बाईं तरफ देखते हो तो आपको वहाँ अपना बैंकर भी इसी हाल में नज़र आता है। इससे आपको हालात का अंदाज़ा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में भी इसी खेल से प्रभावित नहीं होता। यह सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। बैंकर ज़रूर प्रभावित हुआ था। मैंने स्कूल में अकाउंटेंट सीखी थी, परंतु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि इसे असल ज़िंदगी में किस तरह काम में लाया जाए। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे छुआ दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। परंतु मेरी पुत्री के विचारों में सबसे ज़्यादा रोमांचित हुई। उसने कहा, मुझे इसकी सीखने में बड़ा मज़ा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसे असली में किस तरह कमाया कर जाता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जानती हूँ कि अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाय चुनूँ, और व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा, उसे मिलने वाले फ़ायदे या तनख्वाह नहीं होंगे। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ, और सीखने के लिए आज़ाद हूँ तो मैं दिल से सीखना चाहती हूँ। अभी तक मुझे उस चीज़ को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिले। अगर मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा ज़्यादा चिंता नहीं होगी, जैसे कि मेरी बहुत सी सहेलियों को होती है। खेल ख़त्म होने के बाद मुझे रॉबर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। हमने उनकी योजना पर आगे बातें करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया। इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बहाने रॉबर्ट ये चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेहतर समझ विकसित हो जाए। यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक थी। मेरे पति और मैंने रॉबर्ट और उनकी पत्नी के साथ अगले हफ्ते पर डिनर मीटिंग रख ली। हालांकि यह हमारा पहला सामाजिक मेल जोल था, फिर भी हम ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम एक दूसरे को वर्षों से जानते हो। हमने पाया कि हम में बहुत सी बातें एक जैसी हैं। हमने बहुत से विषयों पर बातें की, खेलों, नाटकों, रेस्तराओं और सामाजिक आर्थिक विषयों पर। हमने बदलती हुई दुनिया के बारे में भी बातें की। हमने इस मुद्दे पर बहुत समय तक विचार किया कि ज़्यादातर में अमेरिकी कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसे बचा पाते हैं और बिल्कुल भी नहीं बचा पाते। हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर की लगभग दिवालिया हालत पर विचार किया। क्या हमारे बच्चों को 7.5 करोड़ वृद्ध लोगों की रिटायरमेंट के लिए टैक्स चुकाना होगा? हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के भरोसे बैठकर कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। रॉबर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अमीरों और गरीबों के बीच फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा न कि सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। रॉबर्ट स्वशिक्षित और सर्वनिर्मित व्यवसायी थे। वे दुनिया भर में निवेश कर चुके थे और 47 वर्ष की उम्र में रिटायर होने में सफल हो गए थे। काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी चिंता थी कि मुझे अपने बच्चे को लेकर सता रही थी। वे जानते थे कि दुनिया बदल चुकी है, परंतु उसके बावजूद शिक्षा पद्धतियाँ बिल्कुल भी नहीं बदली थी। रॉबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक दकियानुसार शिक्षा पद्धति में अपना का समय गुजारते हैं और ऐसे विषय पढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम
नहीं आने वाले हैं और वे ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका अब नामो निशान भी नहीं बचा है। आज आप किसी बच्चे को सबसे खतरनाक सलाह दे सकते हो, वह यह है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी ढूंढो। उन्होंने कहा, यह पुरानी सलाह है कि यह खराब सलाह है। अगर आप यह देख सकते हो एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है, आप भी इतनी ही चिंतित होगी जितना कि मैं। रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल को नहीं खेल सकते। यह बहुत खतरनाक होगा। मैंने उससे पूछा कि पुराने नियमों से उसका क्या मतलब है। मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह ये लोग पुराने नियमों की लीक पर ही चलते रहते हैं। उन्होंने कहा, क्या होता है जब कॉलेज कॉरपोरेशन स्टाफ कम करने की घोषणा करता है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। परंतु कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता है, खासकर जब वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हो। जब स्टाफ काम करने की घोषणा होती है तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। मैंने कहा, जब कि कंपनी तनख्वाह का खर्च कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है कि ऐसे चाहे स्टाफ कम करके किया जाए या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। और जब स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं तो मेरी तरह के लोग, यानी कि जिनके पास अब उस कंपनी के शेयर होते हैं, वे ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से मेरा ये आशय था कि कर्मचारी हारते हैं, मालिक और निवेशक जीतते हैं। रॉबर्ट कर्मचारी और मालिक के बीच के फर्क को समझा रहे थे। यह फर्क था कि अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंत्रण होना या फिर अपनी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंत्रण होना। परंतु ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा, उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है। उसका जवाब था, इसलिए तो बच्चों से यह कहना मूर्खता है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। यह सोचना मूर्खता है कि हाई स्कूलों में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसे वो कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, एक अलग तरह की शिक्षा की, और उन्हें नए नियमों को जानने की भी ज़रूरत है, अलग तरह के नियमों की जानने की ज़रूरत है। धन के लिए कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे बाकी 95% लोग खेलते हैं। ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर स्कूल में सीखते हैं। इसलिए आजकल किसी बच्चे से यह कहना खतरनाक कि मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो। आज बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की ज़रूरत है और आज की शिक्षा नीति में उन्हें कुछ मूलभूत बातें नहीं सिखा पा रही है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं और स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब शिक्षा नीति में वह विषय ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों को यह सिखा सकते हैं कि जो वे स्कूल में नहीं सीख पाते। आप अपने बच्चों को अकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं, क्या इससे वे बोर नहीं हो जाते? और आप उन्हें किस तरह के निवेश करना सिखाएंगे? जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के लिए बजाय मैंने यह बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए, तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया है? मैंने रॉबर्ट से पूछा, हम किस तरह इसे माता पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद की इसकी समझ न हो। उन्होंने कहा, मैंने इस विषय पर एक पुस्तक ली है। वह पुस्तक कहाँ है? मेरे कंप्यूटर में है। यह वर्षों से ही वही बिखरी पड़ी है। मैं कभी कभार उसमें कुछ बातें जोड़ देता हूँ, परंतु आज तक उसे कभी इकट्ठा नहीं करवाया। मैंने इस पुस्तक को अब लिखना शुरू कर दिया था जब मेरी पहली पुस्तक बेस्ट सेलर हो गई थी, परंतु अभी तक अपनी नई पुस्तक को पूरा नहीं कर पाया हूँ अभी, और यह भी खंडों में है। और वह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी। उन बेहतरीन खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेहतरीन थी। समाज में इसकी बहुत ज़रूरत थी, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया तेज़ी से बदल रही थी। हम दोनों तत्काल इस निर्णय पर पहुँचे कि मैं रॉबर्ट की पुस्तक में सह लेखक बन जाऊँ। मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को कितनी वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि जब ये बच्चे पर निर्भर करता है। अपने बचपन में ही उन्होंने यह जान लिया था कि अमीर बनना चाहते थे और उन्हें एक ऐसे
पिता स्वरूप व्यक्ति मिल जाए जो अमीर थे और उनका मार्गदर्शन करने के लिए इच्छुक भी थे। रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा की सफलता की नींव किस तरह स्कूल में सीखी गई है बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की शिक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। आगे की कहानी रॉबर्ट के दो डैडियों के बारे में जिनमें एक अमीर और दूसरे गरीब है। इनके जरिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं। दोनों डैडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है। इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है, इसमें बहुत जोड़ा और घटाया है, इसे व्यवस्थित करने का काम किया है। जो काउंटेड इस पुस्तक को पढ़े उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वे अपने किताबी ज्ञान को एक तरफ रख दें और अपने दिमाग में रॉबर्ट के सिद्धांतों को घुस जाने दें। हालांकि उनमें से कई सिद्धांत पहली नज़र में गलत लगेंगे, अकाउंट्स के सिद्धांतों की बुनियादी बातों को चुनौती देते लगेंगे, परंतु यह याद रखें कि वे एक महत्वपूर्ण दृष्टि देते हैं कि किस तरह सच्चे निवेशक अपने निवेश के फैसले का विश्लेषण करते हैं। जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते हैं तो अक्सर हम ऐसा सांस्कृतिक आदतों के कारण करते हैं कि ऐसा खाना हमेशा सही चीज़ मानी जा गई है। जब मैं रॉबर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में तो मुझे चौंका दिया। तो डैडियों के साथ पले बड़े रॉबर्ट के सामने दो अलग अलग लक्ष्य होते थे। उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कॉरपोरेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे, उनके अमीर डैडी उन्हें कॉरपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की जरूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय में बिल्कुल अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, अमीर डैडी रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि किस तरह स्मार्ट लोगों की सलाह ली जाए। दो डैडियों के होने से कई समस्या भी पैदा हुई। रॉबर्ट के असली डैडी हवाई राज्य में शिक्षा प्रमुख थे। जब रॉबर्ट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वे पहले से ही जानते थे कि उनके करियर का लक्ष्य था कि कॉरपोरेशन का मालिक बनना, न कि उसमें नौकरी करना। सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहनती परामर्शदाता नहीं मिला होता तो रॉबर्ट कभी कॉलेज भी नहीं गए होते। वे इस बात के मानते हैं कि वे दौलत कमाने के लिए बेताब थे, परंतु वे आखिरकार मान ही गए कि कॉलेज की शिक्षा से भी उन्हें फ़ायदा हो सकता है। दरअसल इस पुस्तक में दिए गए विचार शायद बहुत से माता पिताओं को क्रांतिकारी और अति शक्तिपूर्ण लगेंगे। कई लोगों को तो अपने बच्चे को स्कूल में रखने में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नए और जोखिम भरे विचारों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बच्चे को कर्मचारी बनाने की सलाह देने का मतलब यह है कि हम उन्हें ज़िंदगी भर अपने खून पसीने की कमाई से इनकम टैक्स और भी न जाने कितने टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। और यह सच है कि आज के ज़माने में टैक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में ज़्यादातर परिवार जनवरी से आधी मई तक सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए सरकार की नौकरी करते हैं। आज नए विचारों की बहुत ज़रूरत है और यह पुस्तक हमें नए विचार देती है। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, डिनर टेबल पर। हो सकता है कि यह विचार वे न हो जिन पर आप अपने बच्चे के साथ बातें करते हो, परंतु उन पर नज़र डालने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप खोज करते रहें। एक माँ और एक सीपीए होने के नाते मैं तो यही सोचता हूं कि अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नौकरी पा लेना एक पुराना विचार है। हमें अपने बच्चे को नए तरह के विचार देने होंगे, हमें उन्हें अलग तरह की शिक्षा देनी होगी। शायद हम अपने बच्चे को ये सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का निवेश कॉरपोरेशन भी खोल सकें। दोनों का यह तालमेल बढ़िया रहेगा। एक माँ होने के नाते मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक सभी अभिभावकों के लिए फ़ायदेमंद होगी। रॉबर्ट दोनों लोगों को यह बताना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले कि अमीर बन सकता हूँ, तो अगर आप यह माली या गेट कीपर है या पूरी तरह बेरोजगार है, तो मैं भी आपसे खुद को और अपने परिवार के लोगों को धन संबंधी बातें सिखाने की काबिलियत हूँ।
यह याद रखें कि धन संबंधी बुद्धि या दिमागी तरीका जिससे हम अपनी धन संबंधी समस्याओं को सुलझाते हैं। आज हम ऐसे विश्वव्यापी तकनीकी परिवर्तनों का सामना करें जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया। किसी के पास भी जादू की फुड़ियाँ नहीं है, परंतु एक बात तो तय है, ऐसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथार्थ से भरे हैं। कौन जाने भविष्य हमारे लिए क्या लाता है, पर जो भी हो हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद है। यह तो हम सुरक्षा की राह पर चले या फिर स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंधी क्षेत्रों में शिक्षित करें और अपने बच्चों के धन संबंधी प्रतिमा को भी जागृत करें। शेरोन लेक्टर। अध्याय 1, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरी गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वे पीएचडी भी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल में भी कम समय में कर लिया था। इसके साथ ही आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे, दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने भी काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया था। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी ये इरादे के पक्के चमत्कारी प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुलझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूँकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे मान लेने या न मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने कैरियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे कि पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुना करता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे, उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खासकर पैसे के मामले में मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा करता था कि उनमें से फिर किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में पूरी भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता, हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता, बूढ़े तो यह नहीं पता कि क्या कह रहा है। चूँकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, आगे चल के मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो वह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है, शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते रहते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूब जाता है। हमसे ज़्यादा अगर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं, कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है। वह सिर्फ इतना ही कह सकता है कि पूरी स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि वह बच्चा अब अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणता पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि धन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट के
स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं तो वे ज़िंदगी और पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं और मज़े की बात यह है कि धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्या के बारे में सोचता हूँ, तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो अपने परिवारों या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा तब? मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा ख़त्म हो जाएगा। किस तरह के कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर इस पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाए, जिनमें से ज़्यादा गरीब या अमीर होंगे। चूँकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह की सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किस कि व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक डैडी को यह कहने की आदत है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे कि वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक और दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक। एक में बात ख़त्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि मैं जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका किस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लो। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज़ होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज़ होता जाता मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह भी थी कि अपने दिमाग को खुला देते और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह है कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए और जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता था, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठ के टीवी देखता रहता था। शरीर की यही कसरत जो आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हो, दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हो। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होते हैं। मैंने दोनों डैडियों की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीर को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि टैक्स उन लोगों को सज़ा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है और उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में भी नौकरी मिल सके, जबकि दूसरे डैडी सीख गए थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे कि मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था कि जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरे का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था कि मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी मर्जी में आपका राज सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत है। दोनों ही डैडी अपने बिल पर समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल को चुकाता था, दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाएं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टियों के दिन, बाकी सुविधा के बारे में चिंतित रहते थे।
वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे, और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लॉ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपना रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जाती सुविधाओं में भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेक्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही शिक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते। वे अक्सर कहते थे कि मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया और इसलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन विश्वास करते थे कि वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान हो रहे थे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा या बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसाय और वित्तीय योजनाएं लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे ये विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे करीब डैडी हमेशा कहा करते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और मैं उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ से मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे कि मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन की कगार पर थे, तब वे खुद को अमीर आदमी की ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे कि गरीब होने और पैसे न होने से फ़र्क पड़ता है। जो पैसा पास न होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे कि मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे कि पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है कि हमारे विचारों की ताकत को कभी भी नापा ना जा सके या फिर उन्हें कभी पूरी तरह समझा ना जा सके। फिर वचन में भी यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपने अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे कि क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और गरीबों की तरह थे। वे दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान चला कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं, MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह कमाया करता है, यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम किया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा, उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था कि अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान ना देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि है। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद है, और परंतु हर रोड नोट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ करता हूँ। द रोड नोट टेकन, यह वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राहें बढ़ती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था, और मैं अकेले पथिक खड़ा रहा देर तक यह देखते कि राह कहाँ तक चला जाता झुरमुटों मुड़ने के पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा भी थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था, और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे, और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, और यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं। मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में 2
राहें बढ़ती थी और मैंने कम चली और राहों को चुना और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। रॉबर्ट फर्स्ट 19 और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है, मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फर्स्ट की कविता पर चिंतन करता रहता था। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नजरिए को न सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी थी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात नहीं सुननी, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अम्मी डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया कि जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो जाती, उसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया कि मैं अब वह समझ चुका हूँ जो मेरी मोटी बुद्धि भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसे तो आता जाता रहता है, परंतु अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से कमाया करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ से कभी नहीं सीख पाते कि पैसा कैसे कमाया जाता है। इसलिए पैसे के लिए काम करने में सबसे अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई तब मैंने केवल 9 साल का ही था। इसी कारण मैंने अम्मी डैडी ने मुझे पाठ पढ़ाए थे कि मुझे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए कि उन्होंने मुझे 30 साल तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं पाठकों के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान पढ़ाने की कोशिश की है जितना कि मेरे अम्मी डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शन जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे।